जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को खुशामदीद के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। चलिए, मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह और मैंने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है। मैं लास्ट 15 ईयर से बच्चों को आईआईटी पीएमटी की तैयारी करते हैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। एंड द स्टूडेंट्स हु आर sincere and disciplined like you guys are now IITians and doctors, and next will be you. And for this L1 coaching has facilitated us with the L1 Aspire app, where we find all kinds of facilities, यहाँ हमको सब कुछ मिलता है। एंड टू मेक दिस क्लास मोर इंटरैक्टिव एंड ब्यूटीफुल वी हैव मेक 4 थंब रूल्स। आप तो जानते ही हैं इसको, चारों थंब रूल्स को। बच्चों, ये लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, डीपी स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग, सब कुछ आप लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारा बेहतरीन चैप्टर जीओसी चल रहा है। ओके, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती हों, साइंटिफिक बनाती हों, आपको आपके सपनों से मिलाने में कुछ मदद करती हों, अपने भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को ज़रूर सजेस्ट करें। राइट, एजुकेशन एम्पावर्स। आप किसी को क्वालिटी एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो आप सही में उसको शक्ति प्रदान करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कंजुगेशन। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था ना। अजीब लगता है सोच के ना कि क्या इलेक्ट्रॉन सही में डिलोकलाइज करता है क्या? पता है पहले हाइपोथेटिकल चीज़ें दी जाई थी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जैसे कुछ रिजल्ट्स हमको मिले तो उन रिजल्ट्स को समझाने के लिए हम लोग थियरी देते गए एंड दिस वन इज अ हाइपोथेटिकल थियरी। आजकल हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्ट्रक्चर्स वगैरह को और बेहतर तरीके से वी कुड फाइंड आउट एंड वी कुड एनालाइज दैट थिंग। सो आज हम कुछ ज़्यादा क्वाइट नज़दीक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम रहा है हमेशा केमिस्ट्री में काम करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिखते नहीं हैं। और कंजुगेशन, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन से क्या होता है? रिएक्टिव स्पीसीज कौन है पता है ना आपको? रिएक्टिव स्पीसीज जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जो लड़ाई करना चाहता था, अगर वो डिलोकलाइज करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी घट जाती है, उसकी उपलब्धता घट जाती है, उसकी जो उपलब्ध ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, एनर्जी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो वी कुड से इन अ वेरी ब्रीफ वे दैट कंजुगेशन जहाँ जहाँ होगा, कंजुगेशन एक तरह का स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर। सो वेरेवर वी हैव कंजुगेशन देयर डिलोकलाइजेशन विल एग्जिस्ट, एंड डिलोकलाइजेशन मीन्स डिक्रीमेंट इन एनर्जी एंड इंक्रीमेंट इन स्टेबिलिटी। नाउ रिएक्टिव स्पीसीज कौन कौन होते हैं? जो भी बदमाशी करेगा वो रिएक्टिव होगा। यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, अंकित, मुस्कान, दिग्विजय, चंदा, श्रीशंत, आलोक। सो आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग और थैंक यू आलोक, थैंक यू श्रीशांत, थैंक यू आदित्य। आप सभी लोग मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे बर्थडे विश कर रहे हो। बट लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ। ओके, मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ। कम ऑन। सो रिएक्टिव स्पीसीज कौन होते हैं? जो बदमाशी करते हैं, जो या तो बॉन्ड नहीं बनाते या वीक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड नहीं बनाते मतलब लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल। वीक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो हम कंजुगेशन सिर्फ इन्हीं के लिए चेक करेंगे दोस्तों। वी विल चेक कंजुगेशन फॉर लोन पेयर्स, फॉर फ्री रेडिकल, फॉर वैकेंट ऑर्बिटल, फॉर डबल बॉन्ड एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इनके अलावा और किसी भी केस के लिए वी विल नॉट चेक कंजुगेशन, वी विल नॉट डिस्कस डिलोकलाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं दोस्तों आप लोगों को, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के लिए कंजुगेशन होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। I am discussing this because in many books I have seen that negative charge and positive charge are also treated as a reactive species. No, please don't do so. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे हमारी कोई दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है, पट्टेदारी है। I am not saying so. I am just saying कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कोई कंजुगेशन में होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। बट नाउ जस्ट फोकस हियर, जिसके लिए हम लोग आए हैं
और आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो तो बस मेरा बर्थडे मन गया। और क्या, आप लोग बहुत ही अच्छा बर्थडे जा रहा है, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकती है। मैंने अपने लाइफ में 2 चीज़ों को सोचा है आज। प्रॉमिसिंग डे होता है लिटिल बिट। 2 चीज़ सोचा है। एक, पावर ऑफ मिस्टेक्स। पावर ऑफ मिस्टेक्स में मैंने सोचा है कि मैं गलतियाँ होंगी इस वजह से कोई काम करना नहीं छोड़ूंगा। मतलब गलतियों को भी मैं आत्मसात करूंगा कि ठीक है, हो गया, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव बट एक्सेप्ट मिस्टेक्स। बिकॉज आई नो ज़िंदगी मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम इसलिए नहीं किया कि गलती हो जाएगी और गलती नहीं करना है। तो पावर ऑफ मिस्टेक्स, मैं गलती से डरूंगा नहीं, काम करूंगा, कोशिश करूंगा गलती ना हो, राइट। सो पावर ऑफ मिस्टेक्स। हमारे धर्म में लोग कहते हैं कि गॉड इज़ बोथ सोर्स एंड सिंक। ईश्वर जो होता है ना, सोर्स भी होता है, सिंक भी होता है। सोर्स सिंक मतलब जैसे हमको ज़िंदगी में मैं कुछ सफलता अर्जित कर लिया, बहुत बड़ी चीज़, कुछ मुकाम पा लिया, मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो मैं एकदम पागल हो जाऊँगा खुश होकर के। देन व्हाट आई विल डू, मैं ईश्वर के पास जाऊँगा, हाथ जोड़ कहूँगा, हे ईश्वर, आप ही इसके सोर्स हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं कुछ नहीं किया तो घमंड से बच जाऊँगा, मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा, मैं फिर कल वैसे ही खुशहाली से काम कर पाऊँगा। और सिंक मतलब अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए, गलती हो जाए, कितना ही बड़ा अपराध हो जाए मतलब नोइंगली अननोइंगली, मैं ईश्वर के पास जाऊँगा, आत्महत्या न करूँ, मैं जाऊँगा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं स्वीकार करता हूँ, बट आप ही तो इसके भी जन्मदाता हैं, तो आप इस गलती को स्वीकार करिए, मुझे निवृत्त करिए। तो गॉड इज सोर्स एंड सिंक। इट्स अ पावर ऑफ मिस्टेक्स। गलती करना है। और दूसरा मैंने अपनी ज़िंदगी में ठाना है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा क्वालिटी एजुकेशन को कोशिश करूँगा दूर तक, सब तक पहुँचाने के लिए जो भी हो सकता है मैं करूँगा। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा कितना होऊंगा बच्चों पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा देना सबसे सस्ता चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी को पढ़ा दीजिए, मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ तो वैसे ही दूसरों की लाइफ में सोचता हूँ। किसी बच्चे को पढ़ा दीजिए तो अचानक से वो उसको सामाजिक स्तर पे, एकेडमिक स्तर पे, फाइनेंशियल स्तर पे, फैमिली के स्तर पे कितनी ताकत मिलती है, उसकी पहचान बनती है। तो मैंने अपने लाइफ में आज 2 चीज़ें सोचा है। एक, मैं गलतियाँ करूँगा, कोशिश करूँगा ना हो, बट गलती करने के डर से ऐसा ना करूँगा, काम ना करूँ। बल्कि ये कि कोई आदमी अगर ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा काम करूँ गलती ना हो, कोई आदमी अगर ये सोचता है कि मैं ऐसा काम करूँ गलती ना हो, तो मेरा मानना है कि वो लाइफ में कुछ करेगा ही नहीं। कि गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ऑल द प्रोबेबिलिटी ना, क्वांटम थियरी। सो संभावनाएं होती हैं, हम कोशिश करते हैं गलती ना हो। तो एक तो पावर ऑफ मिस्टेक्स मैंने यहाँ सोचा है। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन। मैं जब तक जीवित रहूँगा एजुकेशन को दूर दूर तक पहुँचाऊँगा, है ना। तो आप सभी लोग मेरे इस मुहिम में मेरे साथ रहिए और पावर ऑफ मिस्टेक्स को एंजॉय करिए। सवाल बनाने से इसलिए मत डरिए आपकी कि सवाल आप गलत कर दें। करिए, गलती होगा, सही होगा, हारेंगे, जीतें, करिए, कोशिश करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। और पार्टी आप लोगों का ये मेरे ऊपर रहा, ऋण रहा, कर्जा रहा। कभी और जब मिलेंगे हम लोग, जब चीज़ें अच्छी होंगी, तो वी विल एंजॉय पार्टी। ओके, आज की पार्टी में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए। मैं एक गाना सुनाता हूँ आप लोगों को। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते, चलिए कमॉन, मैं पढ़ाता हूँ GOC। ये इसका इतना 2 लाइन काफ़ी था। कमॉन बच्चों, तो रिएक्टिव स्पीसीज़ मैंने आपसे ये कहा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ हृदय से। अब आप लोग यहाँ फोकस करिए, ठीक है दोस्तों, कमॉन। और आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोग मुझे अगर आज बर्थडे पर कुछ देना चाहते हैं तो अपना सिंसियरिटी, अपना डिसिप्लिन मुझे दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हंसना नहीं है, नहीं, आपको पर डे सुबह आधे घंटे एक्सरसाइज करना है और शाम को 1 घंटा खेलना है, 6 घंटा सोना है, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मस्ती मारना है और उसके बाद 6-7 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। ये मुझे चाहिए।
दैट्स इट, थैंक यू। तो बच्चों मैंने आपसे ये नहीं कहा कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज से मेरी कोई दुश्मनी है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि कंजुगेशन है। अगर कहीं पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वजह से वहाँ इनमें से कोई आ गया, इनमें से कोई आएगा तभी कंजुगेशन होगा, वो चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्री रेडिकल हो। अगर कहीं पर निगेटिव है और इनमें से कोई नहीं आया तो कंजुगेशन में नहीं होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स और फिर सवाल ट्राई करेंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आज बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके लेके आया हूँ। कमॉन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं कहूँ आपसे बच्चों ये NH3+, देखो ये पाई बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो क्या यहाँ पर कंजुगेशन है? सो आपको सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंजुगेशन नहीं होता, कंजुगेशन होता है लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। आप इन सबको याद कर लो। ये कैसे चेक करेंगे? नाइट्रोजन किस पीरियड का है बच्चों? इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड मतलब n = 2। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। कोई पूछे कौन कौन सा, तो यू विल से 2s और 2p। 2s के पास बच्चों 1 डब्बा एंड 2p के पास बच्चों 3 डब्बा। So here we have 4 डब्बा, 4 ऑर्बिटल्स। नाउ वी कैन सी इजिली नाइट्रोजन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिया, 3 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, इसके चारों ऑर्बिटल कंज्यूम हो गए, कोई ऑर्बिटल नहीं बचा। नाउ डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब 1 निकल गया, कितने बचे बच्चों? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 बॉन्ड बना दिया। नाउ न तो इलेक्ट्रॉन बचा न ही डब्बा बचा, तो ये क्या हो गया? इसके पास कोई भी रिएक्टिव स्पीसीज नहीं है, तो ये कंजुगेशन में नहीं होगा। क्लियर? तो पॉजिटिव तो है बट कंजुगेशन में नहीं होगा। राइट बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव और एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना एग्जाम्पल, दिस वन। ये क्या है? CH2+। आपको पता होगा ना कि कार्बन पॉजिटिव या कार्बन निगेटिव सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं। अगेन कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। कितना बॉन्ड बनाया? कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल्स। कितने बॉन्ड बने? 2 और 1 3। 1 ऑर्बिटल बच गया, बोले यस नो? 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से 1 ऑर्बिटल बच गया। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 निकल गया पॉजिटिव के रूप में। कितने बचे बच्चों? 3। तो 3 बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बन गए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, ऑर्बिटल बच गया। तो ऑर्बिटल कैसा होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या होता है बच्चों? रिएक्टिव स्पीसीज। तो यहाँ पे कंजुगेशन होगा। तो बच्चों जी आप लोग याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कार्बन प्लस होता है या कार्बन माइनस होता है, तो कार्बन प्लस में हमको क्या मिल जाता है? वैकेंट ऑर्बिटल, और कार्बन माइनस में क्या मिल जाता है? लोन पेयर्स। तो यहाँ पे रिएक्टिव स्पीसीज हो जाता है, बट ये केस सबके लिए नहीं होता। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसके साथ तो कंजुगेशन में होगा, बट किसी और के साथ सोचना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने आपको सोचवाया है अभी। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ओके, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कंप्लीट रिएक्शन, इस रिएक्शन को ट्राई करिए बच्चों। आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है H+, ओके। आपको बताना है कि ये H+ कहाँ अटैक करेगा। यहाँ पास 2 लोन पेयर है, एक इसके पास और एक इसके पास। तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन देना मतलब निगेटिव देना, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस, वो बेस होते हैं। यहाँ 2 बेस हैं और दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। सो यू हैव टू फाइंड ये किस पे अटैक करेगा। एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स। कम ऑन बच्चों, कम ऑन एवरीवन, टाइम स्टार्ट करता हूँ आपका, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको आंसर करना ही है। इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन 1 बोलो, इसको 2 बोलो। आपको बताना है कि H+ किस पे अटैक करेगा, 1 पे या 2 पे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया बच्चों, बहुत बार। कम ऑन,
आप बताना है कि ये H+ नाइट्रोजन 1 पे अटैक करेगा या 2 पे। ध्यान रखिएगा, लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। कमान कमान बच्चों, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। चंदन, शिवम, अनुदीप, अंकित, बहुत अच्छे। लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। मधु, ओके नाउ टाइम इज ओवर। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर किया बच्चों। लेट्स सी, मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके लिए। देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, क्यों? ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के थ्रू पहले से ही कंजुगेशन में है। तो अगर कोई एटम पहले से ही कंजुगेशन में होता है तो उसका वो लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोग, बधाई हो। तो इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड पहले से ही कंजुगेशन में है। इसका लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, जो कंजुगेशन में जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो दिस लोन पेयर इज लेस रिएक्टिव देन दिस वन एंड देयरफॉर, इसलिए रिएक्शन में ये H+ जो है इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये लोन पेयर जहाँ रिएक्टिव है। तो ये जानते क्या होगा रिएक्शन में? रिएक्शन में देखिए क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, ये लोन पेयर इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, देखिए ये लोन पेयर अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? H+ को। तो H+ था, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस हो गया, ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसा बन जाएगा। यहाँ कैसा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो भी निकल गया, वैकेंट ऑर्बिटल बन गया, उसको ही अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। क्लियर बच्चों, समझ आया? और आप सभी लोगों ने सही किया, गजब हो आप लोग, बहुत अच्छे हो, वेरी नाइस। फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। मैं कंजुगेशन पढ़ाता हूँ बच्चों। कंजुगेशन कितना इफेक्टिव हो रहा है, जैसे मैं कहूँ कि कई बच्चे मिलेंगे समय 8 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, या कई बच्चे मिलेंगे समय आपको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हम लोगों के पास इसके अलावा और कोई पूंजी भी नहीं है। तो आप मुझे प्यार करते हो, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बट कितना फॉलो करते हो? मैंने बोला कि आपको आधे घंटे सुबह योग या एक्सरसाइज करना है, 1 घंटे शाम को खेलना है, सुबह उठते ही मम्मी पापा का पैर छूना है थोड़ा, तो क्या ये सब करते हो? 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, खुश होकर के, जो भी मिला खाने को उसको प्यार से खाना है, क्या ऐसा करते हो आप? यदि करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपकी लाइफ में, नहीं करते हो थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, तो बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ सेम काइंड ऑफ जॉब, हम सेम काइंड ऑफ जॉब को एग्जीक्यूट करके कितना अपनी लाइफ में हम आउटकम ले पाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन and it's all depends on the pattern. So here considering efficiency of reaction, there are 2 types of conjugation बच्चों, continuous and cross conjugation, लगातार conjugation. Let's consider it बच्चों, this one, this one, this one. It's a here we have 3 pi bonds and consider this one because कई बार differences हमको ज़्यादा समझ में आते हैं बच्चों। Consider this one, you can see यहाँ भी 3 pi bond है, बट यहाँ देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। बट इफ़ यू कंसिडर दिस वन डबल सिंगल, अगर मैं ऐसे चला जाऊँ तो कंजुगेशन नहीं है, डबल सिंगल सिंगल आ जा रहा है, बट डबल सिंगल डबल एंड देन अगेन डबल सिंगल डबल, इट्स अ क्रॉस वन। यू कैन सी ऐसे एंड फिर ऐसे, इट्स अ क्रॉस वन, ये क्रॉस हो रहा है। बट हियर ये कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, इट्स अ कंटिन्यूअस है। बोलो यस नो? तो कंटिन्यूअस कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार ऐसे फ्लो कर गया, क्रॉस मतलब पहले इधर आया फिर गया। लेट्स सी वंस मोर, लेट्स सी बच्चों, एक बार और देख लो आप, थोड़ा बात समझ। देखो ये क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इट्स अ क्रॉस। पहले ऐसे ऐसे गए एंड फिर इसको लेके हम ऐसे जा रहे हैं, इट्स अ क्रॉस। अगर मैं ऊपर वाले देखता हूँ बच्चों, अगर मैं ऊपर वाले देखता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि डबल सिंगल डबल, ये ऐसा लगातार हो रहा है, इट्स कंटिन्यूअस, लगातार हो रहा है, इट्स कंटिन्यूअस कंजुगेशन, कंटिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूअस कंजुगेशन अगर दोनों का एक्सटेंट बराबर हो, मतलब यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड और यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड, तो कंटिन्यूअस कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव, मोर
कंटिन्यूअस कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। यस, बात मेरी समझ आई। लेट्स मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, ये नोट कर लेना आप लोग इन सब बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आजकल देखा सवाल इन पे खूब पूछा जा रहा है। मैं आपको बताया, मैं जीओसी जो पढ़ा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ कि मैं उसको समझा सकूँ। आपको बताना है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ कि वो कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन है या क्रॉस कंजुगेशन है। एवरीवन कम ऑन प्लीज, आपको बताना है कि इट्स अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। बताओ इसको, पहले वाले को फर्स्ट, इट्स अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। जल्दी जल्दी बच्चों, आपको बताना है कि ये केस कंटिन्यूअस का है या क्रॉस का है। कम ऑन, फर्स्ट एंड टू, एवरीवन सबको आंसर करना है जल्दी जल्दी। फर्स्ट और टू, देखो इसमें दो दो 4 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 and 2 4 पाई बॉन्ड्स। सो नाउ you have to tell whether first and second are continuous conjugation or cross conjugation, and time is as obviously 45 seconds. Time starts now. Everyone, आप सभी को उत्तर करना ही है। गुड गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। सबको आंसर करने भाई। श्रेया त्रिपाठी, रूही वर्मा, बिट्टू यादव, मानव गंगवार, उधर श्रीशंत सिंह, अभय कुमार, बहुत बढ़िया। नमिता रानी, बहुत। लास्ट 10 सेकेंड्स, मतलब लोग क्रॉस कॉन्टिन्यूअस सिर्फ 2 मिनट में सीख गए यार, गजब हो। इस पर खूब एसिडिक बेसिक क्वेश्चन खूब सॉल्व। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे पता है आपको खूब सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं आजकल। ये कंटिन्यूअस क्रॉस करके नहीं पूछा जाता, बट एप्लीकेशन में था। दिस वन इज केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, दिस वन इज केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, एंड दिस वन इज केस ऑफ कंटिन्यूअस कंजुगेशन। कंटिन्यूअस, बिकॉज we can see here, because double single double single double single double, and here double single double, again we have to move from this to this. Okay, okay, now last one, एक और example. Please you all note down, please you all note down that continuous conjugation is more effective than cross conjugation if extent of conjugation will be same. अगर एक्सटेंट जहाँ तक फैला हुआ है वो सेम है तो कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कंजुगेशन। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल बच्चों। एक और छोटा सा एग्जांपल, बस एक। आपको बताना है कि ये केस कंटिन्यूअस कंजुगेशन का है या क्रॉस कंजुगेशन। कम ऑन एवरीवन, किसी का बचना नहीं चाहिए, सब लोग बताओ। टाइम इज 30 सेकेंड्स। अब इसके लिए 30 सेकेंड दूंगा मैं, जल्दी। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप बताना है कि ये कंटिन्यूअस कंजुगेशन है या क्रॉस। कुछ लोग कंटिन्यूअस कह रहे हैं, कुछ लोग क्रॉस कह रहे हैं, और बड़ा कांटे की टक्कर चल रही है यार। जल्दी 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 जल्दी। क्रॉस अब ज़्यादा लोग बोलने लग गए। लास्ट 10 सेकेंड्स। आलोक, नमिता, इधर पप्पू, ऋतिक। लास्ट 3 सेकेंड्स, टाइम इज ओवर। बहुत अच्छे, आप लोग सीख गए हो अब। इट इज़ द केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। ऐसे पाई बॉन्ड, फिर इसको लेके जाना पड़ रहा है, डबल सिंगल डबल, अगेन डबल सिंगल डबल। इट्स अ केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको बता दूं क्या थोड़ा सा, कि मैंने आपको क्यों पढ़ाया क्रॉस और कंटिन्यूअस कंजुगेशन। एक छोटा सा एप्लीकेशन जान लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, तो वो आपकी थोड़ी ऊर्जा बढ़ा देगा। जैसे बच्चों सी, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो कहीं पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 पाई बॉन्ड या इसके साथ कंजुगेशन में 3 पाई बॉन्ड से कंजुगेशन में, और वही पॉजिटिव चार्ज अगेन है, और वो 3 पाई बॉन्ड ऐसे हैं। इस केस 1 एंड केस 2
कंजुगेशन से स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, वी ऑल नो। हम देखो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, दोनों में एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन सेम है। हमसे पूछा जाए दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो कई लोगों के तोते उड़ जाएंगे परीक्षा में, एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। एक क्वेश्चन सिंपल सा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, एंड वी आर सीइंग दैट इन बोथ द केस एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इज सेम, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग, दिस इज द केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन and this one is case of continuous conjugation. So although in both cases number of pi electrons are same, but here efficiency of delocalization will be more. इसको ज़्यादा कंजुगेशन मिलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना? यस, मज़ा आया? ये इंटरेस्टिंग है ना बच्चों? 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा होगी। ओके, मज़ा आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल्स बना रहे थे और हमको मॉलिक्यूल्स के गुणों को निकालना था, मॉलिक्यूल्स से कैरेक्टरिस्टिक को जानना था। तो हम मॉलिक्यूल्स को जानना चाहते हैं। किसको? मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स बनते किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे बनते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझ जाएंगे तो हम उसी में हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल को समझ जाएंगे और फिर मॉलिक्यूल समझ जाएंगे, और मॉलिक्यूल समझ जाएंगे तो फिर क्या बात है, दवाइयाँ बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, बहुत सारे केमिकल्स बनाएंगे जो हमको चाहिए होते हैं, है कि नहीं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए बच्चों हम लोग पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्यों? इसके कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और इससे कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग मॉलिक्यूल से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, और ये जानने के बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स का एप्लीकेशन करेंगे, दवाइयाँ बनाएंगे। अभी कोरोना की दवाई बना देंगे हम लोग, वैक्सीन बना देंगे। किससे? हम मॉलिक्यूल को जितना ज़्यादा समझेंगे, अगर हमको मालूम चल जाए कि ये मॉलिक्यूल जो है वायरस को नष्ट कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है, तो ये छोटी सी जानकारी कितना बड़ा काम था ना। तो हम लोग तुरंत कोरोना कुछ दवाई या वैक्सीन बनाए थे और भारत देश का पूरी दुनिया में नाम हो जाता कि दुनिया की भलाई के लिए कितना काम कर रहा है। नहीं, तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनमें से सारी बातें आप लोग जानते हैं, बस मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में पहला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों एनर्जी। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+L, और अगर L की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब S की तुलना में P की एनर्जी ज़्यादा होगी, P की तुलना में D की एनर्जी ज़्यादा होगी, D की तुलना में N की एनर्जी ज़्यादा होगी, F की वैल्यू सॉरी, अगर N की वैल्यू क्या हो बच्चों? सेम हो। फॉर सेम N, फॉर सेम सेल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एंड वी ऑलरेडी हैव सीन, हमने पहले इसको देख लिया है। दूसरा बच्चों शेप, ये भी हम देख चुके हैं। S कैसा होता है? स्फेरिकल। S इज स्फेरिकल। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब बच्चों वो अपने से कोई डायरेक्शन नहीं मिलाता है ना। जैसे मैंने रंगों के हाइब्रिडाइजेशन की बात किया था कि पानी में लाल मिलाओगे लाल हो जाएगा, पानी का अपना कोई कलर नहीं है, इट्स अ कलरलेस। सिमिलरली S इज नॉन डायरेक्शनल, सो इट इज स्फेरिकल। P इज डम्बल्ड शेप, इट इज वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, ये x में होगा तो इट विल बी px, y में होगा py एंड z में होगा तो pz। वी ऑल नो डम्बल्ड शेप, यस वी ऑल नो, हम इसको जानते हैं बच्चों। नाउ D इज डबल डम्बल्ड शेप, हम इसको भी अच्छे से पढ़े हुए हैं ना बच्चों। D कैसा होता है? डबल डम्बल। D को हम 2 भागों में बांटते हैं। D 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं बच्चों एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल, एक को बोलते हैं नॉन एक्सियल। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ने में भी हेल्प करेगा। एक्सियल और नॉन एक्सियल जो एक्सिस की तरफ होते हैं, दिस इज कॉल्ड dx2y2 एंड dz2। अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में, तो वहाँ एक्सियल ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, दीज आर अलोंग द एक्सिस, मतलब dxy, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y, सो इट इज अलोंग द एक्सिस, इट इज अलोंग द एक्सिस। ये डबल डम्बल्ड शेप अलोंग द एक्सिस, राइट। एंड dz2, dz2 बच्चों इट्स dz2 न बोल के वी कैन से लाइक दिस dz2 x2
एंड प्लस dz2y2, ये दोनों मिलके dz2 बन जाते हैं। मतलब ध्यान देना, ये x और y के डायरेक्शन में तो दोनों केस में है ही हैं। यहाँ x और z की तरफ है, यहाँ y और z की तरफ है, तो इसका इलोंगेशन z की तरफ हो जाता है और x y में सर्कुलर दिखाई पड़ता है, और dz2 ऐसा। अगर ये z डायरेक्शन है बच्चों, अगर ये z डायरेक्शन है तो z की तरफ तो ये डायरेक्शनल होता ही होता है, x और y की तरफ डायरेक्शनल नहीं होता, x और y की तरफ सर्कुलर स्ट्रिप मिल जाती है ऐसे। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो इसमें रहेगा या तो इसमें रहेगा, इट्स अ सर्कुलर स्ट्रिप, इट्स इन एक्स वाई प्लेन। ये x है और ये y है बच्चों, ये x है, x y एंड z, इट्स अ सर्कुलर स्ट्रिप, ये एक्स वाई प्लेन में। और dz2 को हम ऐसे लिखते हैं, dz2 x2 प्लस dz2 y2। तो इसको dz2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये z के अलोंग ओरिएंटेड है, एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई में समान रूप से बिखरा हुआ है, सर्कुलर, इक्वल। हम नाम s के नाम में हम लोग, जैसे s में हम लोग x y z क्यों नहीं देते? s में हम लोग x y z क्यों नहीं देते बताओ? क्या यहाँ पर x नहीं है क्या? है, यहाँ पर x है, लेकिन ये जितना x की तरफ है उतना ही y की तरफ है, उतना ही z की तरफ है। ये स्फेरिकल है, ये सब में बराबर गया है, किसी एक की तरफ बायस्ड नहीं है। जैसे हमारे देश को क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष देश। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में किसी धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पे हमारे देश में सारे धर्मों को बराबर तरजीह दिया गया है, राइट? तो वी आर इक्वली फॉर ऑल रिलीजन्स। सो सिमिलरली एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, इसका मतलब ये सारे डायरेक्शन में बराबर रूप से फैला हुआ है। ओके, कई लोगों ने कहा कि हमारे देश का नाम धर्म सापेक्ष देश रखना चाहिए, सारे धर्मों को समान रूप से सम्मिलित किया हुआ है बाय द वे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग dz2 क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि z की तरफ बायस्ड है, फोकस है, और एक्स वाई की तरफ इक्वली सर्कुलर स्ट्रिप बन गया है। क्यों? ये आया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा आप 11th का वीडियो देख सकते हैं, मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नाउ नॉन एक्सियल बच्चों कौन से हो गए? नॉन एक्सियल जो एक्सिस के बीच में होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस, वो कौन से हैं? डी एक्स वाई के बीच में, डी वाई जेड के बीच में, डी जेड एक्स के बीच में, ठीक है? तो ये सभी 2 डायमेंशनल है। कितने डायमेंशनल बच्चों? 2 डायमेंशनल है। उसमें डी जेड टू एक ऐसा है जो कि 1 डायमेंशनल हो गया है। किसकी तरफ? सिर्फ डी जेड की तरफ हुआ है। डी जेड टू इज, इसमें सिर्फ ये जेड की तरफ है, बाकी सभी 2 डायमेंशनल है। ये भी 2 डायमेंशनल था, लेकिन एक्स वाई में समान रूप से चला गया, असमान रूप से नहीं, बायस्ड नहीं हुआ, फोकस नहीं हुआ। जैसे आप सब कुछ काम करते हो तो आप किसी एक काम में फोकस नहीं हो, बट आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो यू आर फोकस्ड इन दैट वन। पूछा आप क्या करते हो तो लोग कहें पढ़ाई करता है, और कोई सब कुछ करते हैं, क्या करता है? क्यों सब कुछ करता है? कहते ये क्या करता है बताओ, कुछ नहीं बताते हैं, कहते नहीं ये पढ़ाई करता है, फोकस्ड है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? एफ ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है, उसके शेप का हमारे कोर्स में कोई यूज नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ एनर्जी एस की कम होती है, पी की ज़्यादा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपको मालूम है न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ओके? तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसको अट्रैक्शन उतना ज़्यादा मिलेगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। सपोज ये 1, ये 2, ये 3, इलेक्ट्रॉन अगर 1 में होगा तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? अट्रैक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, और उससे ज़्यादा एनर्जी 2 की और सबसे ज़्यादा एनर्जी 3 की। या आप यूँ समझ लो कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी विल इंक्रीज एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जैसे से न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बच्चों तो साइज़ क्या हुआ? न्यूक्लियस का साइज छोटा, साइज बड़ा, साइज बड़ा, साइज बड़ा। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ते चला जाएगा ऑर्बिटल का। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा साइज बढ़ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए तो जल्दी जल्दी एक बार देख लिया जाए मैंने क्या क्या बोला आपको। मैंने बोला एनर्जी, एस की एनर्जी कम और पी की एनर्जी ज़्यादा।
मैंने बोला एस जो है 0 डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं, पी जो है 1 डायमेंशन, एक्स वाई जेड, डी जो है 2 डायमेंशन, डी जेड 2 को छोड़ के ये 1 डायमेंशन हो जाता है, और एफ जो है 3 डायमेंशन होता है। ओके, एक बात मैंने आपको और पढ़ाया था बच्चों कि नंबर ऑफ डायमेंशन इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स। आपको याद होगा मैंने बताया था जितने पी ऑर्बिटल होंगे उतना ही डायमेंशन होता है। क्लियर बच्चों? फिर हमने कहा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इतनी बातों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक हमने इसको पढ़ा ही इसलिए था, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को पढ़ा इसलिए था कि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकाल सकें। तो क्या है, जिसमें s का कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसमें s के गुण उतने ज़्यादा होंगे, है ना। मैंने मेडिकल में सिंड्रोम पढ़ा था, जेनेटिक सिंड्रोम। जैसे हम लोग जानते हैं कि XX फीमेल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? फीमेल। मैंने बताया ना आपको, फीमेल कैरेक्टर। और XY क्या है? मेल कैरेक्टर। जानते मैंने फीमेल की स्पेलिंग ऐसे क्यों लिखा? बताया था ना आपको। FE मतलब आयरन, आयरन मतलब स्ट्रेंथ। तो कहते हैं कि औरतों के पास, महिलाओं के पास, लड़कियों के पास ताकत जो है मेल से ज़्यादा होती है। देखना है तो अपने घर में माँ को देख लो, बहन को देख लो, दीदी को, है ना। तो फीमेल, बाय द वे, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसा कुछ बनाया गया है और ये लोग सब लोग मानते हैं इस बात को, मैं तो कह ही रहा हूँ। तो फीमेल। बाय द वे बच्चों, अगर कोई XY हो जाए तो क्या होगा? कहते हैं इट्स अ सुपर मेल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर, ये कुछ सिंड्रोम, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया। तो ये जो होगा इसमें Y कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे। कहते हैं इसमें डेविल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, थोड़ा लड़ाकू टाइप का हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा लड़के लड़ाकू होते हैं, बट थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक देखो होता है ना। थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ वाली बात होती है। ये फीमेल जो है ना, उनमें फिजिकल, मेंटल, सोशल सारा स्ट्रेंथ आ जाता है। बाय द वे, और अगर किसी में XXX कैरेक्टर ज़्यादा आ जाए तो ये ज़्यादा शाई नेचर की हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसमें जिसके गुण ज़्यादा होंगे उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आएंगे ना बच्चों। तो अगर जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, S कैरेक्टर जानते हैं आप लोग, जैसे SP2 मैंने आपको बताया हुआ है, SP3, S कितना है? 1, टोटल कितना है? 2 × 100, इट्स 50% ना बच्चों। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो जिसमें S कैरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उसमें S के गुण ज़्यादा होंगे, और हमको पता है कि S की एनर्जी P से कम होती है। तो जिसमें S ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो SP की एनर्जी कम होगी, SP2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, SP3 की एनर्जी और ज़्यादा होगी, और इससे ज़्यादा एनर्जी P की हो जाएगी। क्यों? उसमें S 0 हो गया, और उससे कम एनर्जी S की हो जाएगी। क्यों? इसमें S 100% हो गया। नहीं, 9। नेक्स्ट, साइज की बात किया जाए बच्चों, तो मैंने कहा था जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से दूर होगा और उसका साइज बड़ा होगा। तो मतलब SP के तुलना में SP2 का साइज बड़ा होगा, और उससे बड़ा कौन होगा? SP3। मतलब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। क्यों? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जिसके S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के पास में होगा, साइज छोटा हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अगेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। तो साइज देखो, SP का छोटा, SP2 बड़ा, SP3 और बड़ा। मतलब अगर साइज की बात करें, SP छोटा, SP2 बड़ा और SP3 और बड़ा, ऐसे हो जाएगा, है ना। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल एक जैसी होती है, दिखते एक ही जैसे हैं, बट उनकी शक्ल वो साइज ऐसे हो जाता है। ठीक है। परसेंटेज S कैरेक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बच्चों,
तो जिसकी एनर्जी कम वो न्यूक्लियस के पास, सबसे पास कौन होगा, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, तो न्यूक्लियस के पास में sp होगा, उससे दूर में sp2 होगा और सबसे दूर में sp3 होगा। जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर बच्चों? वाह, मैं कुछ और बातें बता दूं आपको। देखो बच्चों, ये जो शेप है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इन सभी का शेप ऐसा होता है ना, ये आपको पता ही है, ये कुछ ऐसा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हेड, इसको टेल, माइनस प्लस, ये इनके वेव के डायरेक्शन, ये सब वेव है ना बच्चों। ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेव फंक्शन। तो वेव का सेम फेज में अपोजिट फेज में जैसे हैं, तो ये वेव है। ये हेड टेल बहुत ही छोटा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, 0, बहुत ही कम, इसको टेल बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, एक छोटी बात मैं आपको और सिखा दूँ, जो जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है ना, वो उतना ही गोलू मोलू हो जाता है, ग्लोबुलस हो जाएगा। एस कैरेक्टर कम होगा तो फ्लैटेन टाइप का हो जाएगा। ओके, सो फ्लैटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। फ्लैटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, जिसमें एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम फ्लैट होगा। मतलब जैसे देखो, जैसे SP गोला हो जाएगा, SP ऐसा होगा, SP ये ऐसे गोलू मोलू होगा SP। SP2 थोड़ा फ्लैट टाइप का होगा, लिटिल बिट, SP2 यू कैन सी। SP3 थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा, SP3। सो बच्चों, एक टाइप के होते हैं बट हूबहू एक तरह के नहीं होते। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए आप लोग, आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में नंबर दिलाएगा और बहुत सारी बातें आपको हेल्प करेगा समझने में। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है। कोई अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, अगर A और B के बीच में बॉन्ड बना है और इस बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको जो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड मतलब जिससे रिलेशनशिप है। कोई अगर अपने बच्चे को प्यार करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और पड़ोसी के बच्चे को प्यार करता है जिससे कोई बॉन्ड नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। नॉन बॉन्डेड केस में कोई अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जैसे केस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बॉन्डेड केस में अट्रैक्ट करता है, इस केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये केस किसका होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जहाँ पे बॉन्डिंग हो, तो बॉन्डिंग हो तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बॉन्डेड केस। ठीक है, तो भैया आप लोग समझ में तो आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है ना। तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। भाई इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, न्यूक्लियस। तो जिसके न्यूक्लियस भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में से sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 न्यूक्लियस से दूर, sp3 न्यूक्लियस से और दूर, तो sp वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, फिर sp2 वाले केस को, फिर sp3 वाले केस को। तो जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा तेज लगेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा तो न्यूक्लियस को धर दबूचेगा, इधर आओ नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। कार्बन के केस में बच्चों मैं आपको बताऊं, याद कर लेना ये बात, याद कर लेना इन केस ऑफ कार्बन, बिकॉज वी हैव टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो वी शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इन केस ऑफ कार्बन sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.48,
ओके। sp2 इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इट इज़ 2.74 एंड sp की 3.27। सो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है, यू कैन सी जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी अगर sp हाइब्रिड हुआ तो 3.27 हो गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर सेम एलिमेंट का s कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं। नेट स्लो हो गया, यहाँ तो ठीक चल रहा है बच्चों। मैं एक्चुअली हम लोग ना मोबाइल पे भी बैठ के देखते रहते हैं मेरे दोस्त लोग। आपके यहाँ नेट स्लो होगा तो प्लीज़ थोड़ा उसको देख लीजिए, आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर शायद बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर लोग बता रहे हैं सही चल रहा है ना। देखो बच्चों, मैं कह रहा था ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, तो ये एग्जैक्ट शेप मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में मज़ा आए। देखो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हेड एंड दिस वन इज टेल। टेल को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। दिस वन इज टेल, ये टेल है और ये हेड है। यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ हेड, इसको बोलते हैं लार्जर लोब। क्या बोलते हैं इसको? लार्जर लोब। इट्स ए लार्जर लोब, है ना। ये हेड है या इट्स ए लार्जर लोब, लार्जर लोब। लोब मतलब वॉल्यूम, यू नो। एंड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी शुड नो, आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। मॉड साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। बच्चों आप देखो, अब देखो जरा, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हेड का, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हेड में होती है और इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ हेड इन्वॉल्व करता है। टेल वॉन्ट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। टेल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, हेड इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनी डायरेक्शनल। मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में है, एक तरफ है। जैसे मेरा एक दोस्त था ना, जब मैं IIT की तैयारी करता था तो वो पढ़ता था, लेकिन बहुत सारी किताबें, चंपक, गीता, रामायण, पता नहीं क्या पढ़ता रहता, तो उसका जो मेन फोकस था वो डिस्टर्ब हो गया। मैं नहीं कह रहा गलत काम करता था, गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा आपके लाइफ का अभी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या एम है, जो डायरेक्शन उससे अकॉर्डिंग मूव करिए ना आप। यूनि डायरेक्शन कितने हो आप, अगर आप चारों तरफ ध्यान लगाओगे तो जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ आप नहीं कर पाओगे। मैंने क्या कहा था, आधे घंटे सुबह खेलना है, शाम को 1 घंटे मम्मी पापा भाई से मस्ती मारना है, अच्छा खाना खाना है और 6 घंटे सोना है और 6 घंटे पढ़ना है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये सब करोगे तो खुश रहोगे, एफिशिएंट रहोगे, अच्छा पढ़ पाओगे, तो आप जो करना चाहते हो कर लोगे। मैंने नहीं बोला कि तुम सुबह उठ के 2 घंटा फुटबॉल खेलो और थक जाओ दिन भर सो, बिकॉज आर ओरिएंटेशन, आर मोटो इज टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, मोटिवेटेड, पॉजिटिव, सो दैट वी कैन वर्क आउट फॉर आवर वट एवर एम वी हैव। दैट्स व्हाट यूनि डायरेक्शनल बिहेवियर। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग यूनि डायरेक्शनल होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए आप, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूनि डायरेक्शनल, ये इसका डायरेक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, इसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं, क्योंकि ये बार बार ऐसा ड्रॉ करना थोड़ा अटपटा लगता है। इसका रीज़न, इसके वजह से देखो क्या हुआ बच्चों, मजे लो भाई। एस ऑर्बिटल जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, ऐसे हर तरफ फैल गया है, तो ये बॉन्ड जो बनाता है, तो अगर उसकी स्ट्रेंथ को मैं 1 मान लूँ तो p ऑर्बिटल डम्बल्ड शेप है, ये 2 डायरेक्शन में गया, इधर और इधर, p ऑर्बिटल, तो इसका बॉन्ड उसके तुलना में तगड़ा हो गया। तो s के तुलना में ये एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ध्यान देना बच्चों, परीक्षा में आने वाला है, पेपर आउट करता रहता हूँ मैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, S के तुलना में P का जो बॉन्ड होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? S चारों डायरेक्शन फैला हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन हर तरफ है, जबकि इसे इंटरेक्शन कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कम हो पा रहा है, बिकॉज इट इज़ डिसओरिएंटेड, और यू कैन से इट इज़ स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। बट इन केस ऑफ P इट इज स्प्रेड इन जस्ट 2 डायरेक्शंस। इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये यूनि डायरेक्शनल हो गया, और जिसमें जितना P का कैरेक्टर बढ़ता है उतना ओरिएंटेशन बढ़ने लग जाता है। P में डायरेक्शन होता है बच्चों, तो परसेंटेज P देखो नीचे बढ़ रहा है, तो नीचे बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है।
ओके तो आप देख लो, अगर S में 1 माना है तो sp3 में 2.00 हो गया है। बात मेरी समझ में आई क्या? है ना बच्चों, कि अगर हम लोग S के स्ट्रेंथ को 1 मानते हैं 1, तो sp3 का जो स्ट्रेंथ है वो 2.00 हो गया, 2 गुना हो गया। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ कि sp3 इज मोर डायरेक्शनल। आप कहोगे p के साथ क्या हुआ, हम कहेंगे 2 डायरेक्शन में है, और नीचे आने पर p कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो p 100% हो गया, 100% जरूर हो गया, बट 2 डायरेक्शन में चला गया। क्लियर बच्चों? तो ये ऑर्डर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी मुझे पढ़ाना आपको ड्रैगो रूल, लेकिन मुझे टाइम दिख नहीं रहा है। तो अमित जी, क्या ये वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ वीडियो तो सही चल रहा है। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं बिल्कुल, मैं मोबाइल में खुद देख रहा हूँ, एकदम परफेक्ट चल रहा है। नहीं, मैं दिखाया था इन लोगों को, देखो हम लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट चल रहा है, कहीं कोई बफरिंग उफरिंग कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी तरफ प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लीजिए, है ना। सो अब मैं आपके घर का नेट तो नहीं कर सकता यार, करूँगा थोड़ा बड़े हो जाऊँ, थोड़े और ताकतवर हो जाऊँ। मैं तो भाई चाहता हूँ ना पूरा देश ताकतवर हो। चलिए, और वो आप लोगों के बिना होगा नहीं, वी विल डू इट। ये समझ आया बच्चों कि ये याद कर लो इसको कि S का अगर ये इट्स नॉट द वैल्यू, इट्स जस्ट द रिलेटिव वैल्यू। अगर S जो है 1 होगा तो sp3 2 हो जाएगा, राइट बच्चों। नाउ ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल बड़ा डरावना नाम है यार, ये तो आज का आखिरी पढ़ लेते हैं, लास्ट, है ना। ड्रैगो रूल बड़ा डरावना है यार, बहुत डरावना नाम है, ड्रैगो, ड्रैकुला, फलाना ढिमका। बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, नहीं अभी पढ़े हो। चलो, ड्रैगो रूल क्या है बच्चों, देखो पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैंने कहा ना केमिस्ट्री में काम कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन, और फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ यार, पता नहीं ये ऐसा, तो उसको समझाने के लिए हम थियरी देते हैं। और अगर थियरी उसको समझा दिया तो कहते हैं वाह 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 हमने सही कर दिया। अगर सही नहीं हो पाता है तो फिर से पंचायत होती है, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड दिस इज द वे हाउ वी मूव एक्चुअली इन केमिस्ट्री, एंड नॉट इन केमिस्ट्री बट इन साइंस। लेट्स सी बच्चों, NH3 अमोनिया केस में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री पाया गया, और फॉस्फीन केस में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पाया गया, ASH3 में 91 डिग्री और SbH3 में 90 डिग्री। तो आपको एक तो याद कर लेना है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पूछा जाता है कि डाउन द ग्रुप आने पर बॉन्ड एंगल घटते चला जाता है। सो डाउन द ग्रुप आने पर नोट कर लो भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप आने पर बॉन्ड एंगल घटता है। वही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, मतलब H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, H2S का कम होगा, H2SE का कम होगा, एंड H2TE का और कम होगा। ये बात तो ठीक है, बॉन्ड एंगल घटता है, ठीक है, लेकिन ये घट करके 90 डिग्री के आसपास हो गया। क्या आपने इसको देखा, ये डिक्रीज होकर 90 डिग्री के आसपास हो गया, ये भी डिक्रीज होकर के बच्चों 90 डिग्री के आसपास हो गया। क्या यार ये क्या है, इस बात को समझाने के लिए फिर एक अलग नियम देना पड़ा। भाई कोई कहे कि ये बच्चा गधा है, मैंने कहा ना गांव वाले कहते रहते हैं ये बहुत कमज़ोर है, गधा है, और वो नाग सर की बात मान लिया। वो सुबह उठ के आधे घंटे थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा दौड़ना, थोड़ा सांसें लेना, ईश्वर को धन्यवाद देना, माता पिता का पैर छूना, और फिर नहा धो करके थोड़ा वीडियो पढ़ाई कर लेना है L1 एस्पायर पे, फिर होमवर्क करना, अच्छा खाना खाना, सब कुछ कर रहा है वो, और शाम को खेलना कूदना, और वो फोड़ दिया भाई, हंगामा मचा दिया। तो जो गांव वाले थे वो बैठ के चिंतन करें, अरे यार हम गलत सोच रहे थे, वो किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं है, उसको सही डायरेक्शन मिला और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। तो मतलब क्या है कि लोगों ने सोचा कि इसका बॉन्ड एंगल भी, भाई ये सभी अगर हम लोग अभी जो हाइब्रिडाइजेशन का नियम है उसको फॉलो करें तो ये सभी sp3 हाइब्रिड होंगे, और sp3 होंगे तो बॉन्ड एंगल शुड भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हो।
लेकिन ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट न हो करके 160 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री है। ये क्या मजाक है यार, ऐसे कैसे हो गया? तो एक नया इसको समझाने के लिए एक नया नियम आया, ड्रैगो रूल। और एक तो आप लोग ध्यान रख लो बच्चों कि डाउन द ग्रुप आने पर बॉन्ड एंगल घटता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल हो गया। अब ड्रैगो रूल पढ़ते हैं हम लोग। ड्रैगो रूल क्या है बच्चों? कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने की औकात होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कराने की औकात होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? फिर से ध्यान सुनो, मेरा पहला लेक्चर। मान लो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बाहर हूँ अकेले, इंडिपेंडेंट एटॉमिक स्टेट में, कभी गाना गा रहा हूँ, ग्राउंड में हूँ तो कलटिया मार रहा हूँ, कुछ भी मस्ती मार रहा हूँ, है ना। जब मैं क्लास में आता हूँ तो मैं कलटिया नहीं मार सकता। क्यों? आप लोगों के प्रभाव में आकर के मेरे खुद के कैरेक्टरिस्टिक इंटरमिक्स होकर के नए बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बदल गया हूँ। दैट्स अ केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ आई विल इंटरेक्ट और फॉर्म बॉन्ड विद यू गाइस। यस, सिमिलरली इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस, जो एटम है वो दूसरे एटम्स के प्रभाव में आकर के उसके ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्सिंग के लिए क्या चाहिए होता है? कंपेरेबल एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कंपेरेबल नहीं है, दूर दूर है, तो अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो करा सकता है। लेट्स सी बच्चों मैं क्या बोलने वाला हूँ। बच्चों अगर इन सभी एलिमेंट्स के केस में, ये कौन कौन से हैं यार, इनको देखो तो ये सब कौन है? थर्ड पीरियड के हैं या हाइयर पीरियड्स के हैं, थर्ड या उसके नीचे। ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड, थर्ड एंड हाइयर पीरियड के एलिमेंट्स के लिए जी, है ना। अगर ये जिससे बॉन्ड बनाते हैं उसकी औकात नहीं है क्या करने की, जिन ऑर्बिटल्स का उसको हाइब्रिडाइजेशन करना है उनको कंपेरेबल एनर्जी लेवल में लाने की नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर ये सेंट्रल एटम इनमें से कोई हो, है ना, ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 13, 14, 15, 16, 17, ये बेचारे तो बॉन्ड बनाते ही नहीं। तो 17 की बात ही मत करो, बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसकी बात क्यों नहीं करें? वो अपने आप ही बात में कट जा रहा है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो 13 से लेकर 16 तक में अगर थर्ड और उसके हाइयर पीरियड्स के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिससे बॉन्ड के एलिमेंट जिससे बॉन्ड बना रहे हैं, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू 2.5, तो अनहाइब्रिड रह जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इट इज कॉल्ड ड्रैगो रूल। कहें क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जिससे बॉन्ड बना रहे हैं उसकी औकात ही नहीं है उसको हाइब्रिडाइज करने की। ये हाइब्रिडाइजेशन दूसरे के इन्फ्लुएंस में होके होता है, दूसरे के प्रभाव में होके होता है। तो जिसको प्रभावित करना है उसकी औकात ही नहीं है, तो नहीं कर पाएगा। तो कब उसकी औकात नहीं होगी? जब वो जिससे बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 या उससे कम होगी, तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। तो बच्चों थर्ड या हाइयर पीरियड्स के एलिमेंट अगर उससे बॉन्ड बनाएं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 या उससे कम होगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अनहाइब्रिड रह जाएंगे। चलिए मैं ज़रा पीछे आता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ड्रैगो रूल मालूम चल गया। इसी को हम लोग ड्रैगो रूल बोलते हैं बच्चों। मतलब फॉस्फीन का केस देखिए, फॉस्फीन वाले केस में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है। वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है। अब हाइड्रोजन की औकात ही नहीं है कि फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन करवा सके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वो अनहाइब्रिड रह जाएगा। तो बच्चों फॉस्फोरस का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल px, py और pz इस बॉन्ड को बनाते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। ये जो लोन पेयर है
वो s ऑर्बिटल में है। कौन से ऑर्बिटल में? s, इसमें चला गया लोन पेयर। और ये px py pz, px py और pz ये तीनों बॉन्ड बनाए हैं। तो बॉन्ड किसने बनाया? प्योर p ऑर्बिटल्स में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया। तो तुम ये फिर कह सकते हो कि सर अगर ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाए हैं तो एग्जैक्टली 90 डिग्री क्यों नहीं है? तो फिर बेटा थोड़ा हायर स्टडीज़ करना होता है। मास्टर डिग्री में वहाँ कहा जाता है कि थोड़ा बहुत प्रभावित हुए हैं। क्या कितना प्रभावित हुए हैं? तो कहते हैं हम लोग कहते हैं कितना प्रभावित हुए हैं, तो कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू s बाई s माइनस 1। यहाँ से s करेक्टर निकल जाता है। cos थीटा कौन सा? 92 डिग्री। ये रखोगे तो निकल के आता है s बाई s माइनस 1, क्यों कितना % प्रभावित होता है। राइट, बात मेरी समझ आई आपको? तो ये 90 डिग्री होता, अगर ये 90 डिग्री होता बच्चों, तो उसमें s करेक्टर कितना हो जाता? 0। वो 100% p करेक्टर हो जाता है, 100% p करेक्टर। ओके, बात मेरी समझ में आई क्या आपको? लेकिन ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है। जैसे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो cos 90 0, यहाँ s कितना हो जाएगा? 0। s 0% हो जाएगा किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तो बच्चों जो बॉन्ड एंगल है उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp3 sp2 ही नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन sp2.5 भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp1.9 भी होता है। ये सब हमको नहीं पढ़ना है, वो सब यहाँ से निकालते हैं बच्चों। तो cos थीटा इज इक्वल टू s बाई s माइनस 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 92 रखोगे तो ये मालूम चल जाए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है मान लो उसमें 25% आ गया। कितना आ गया? 25%। तो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझे आप? 50% आ गया तो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अगर 50% कब आएगा? जब ये 180 डिग्री होगा, sp हाइब्रिड। ठीक है, बाय द वे मैं वो सब डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों कि ये पूरी तरह से अनहाइब्रिड नहीं है, बट मैक्सिमम अनहाइब्रिड है वो। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। मैं फिर से एक बार प्रवचन कर देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैंने ये बताया कि इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्रैगो रूल के अनुसार p वाले में लोन पेयर चला गया s ऑर्बिटल में और ये बॉन्ड बनाया है px py और pz ऑर्बिटल ने, px py और pz ऑर्बिटल ने। और ये s ऑर्बिटल है, ये s है, ये बॉन्ड बनाया px, ये बॉन्ड बनाया py और ये बॉन्ड बनाया pz। इसीलिए इन सभी केस में एंगल इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जैक्टली अनहाइब्रिड नहीं है, बट हम इसको अनहाइब्रिड ही बोलेंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट अनहाइब्रिड। अब बताए ना cos थीटा इज इक्वल टू s बाई s माइनस 1। ओके, बात मेरी समझ में आई क्या? नाउ अब देखो यहीं पर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं बच्चों। अमोनिया में ये सेकेंड पीरियड का है। कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। यहाँ पे वो बात होल्ड नहीं करती। ड्रैगो रूल कब लगता है बच्चों? नाइट्रोजन में लगता है क्या? नहीं लगता। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी में लगता है। ओके, तो नाउ बच्चों नाइट्रोजन में क्या हुआ? इसका लोन पेयर कहाँ जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपको पता है ना कि s की एनर्जी कम होती है, sp3 की एनर्जी ज़्यादा होती। प्योर s ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम, sp3 की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या हुआ कि इस लोन पेयर की एनर्जी कम होगी। मज़ा आ रहा है आपको? एक एक बात सुनो, तुमको मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह बना दूंगा, अंदर घुसा दूंगा तुमको मैं, रस डुबो दूंगा। बट तुम्हें सुनना, समझना, नोट करना, घर पे इसको अच्छे से लिख लेना। ये जो लोन पेयर ना बच्चों, इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि एस ऑर्बिटल में चला गया। और इसीलिए हम जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस होता है कंपेयर टू फॉस्फीन। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ गया है? ज़्यादा एनर्जेटिक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जबकि इसका लोन पेयर कहाँ गया है? लेस एनर्जेटिक प्योर s ऑर्बिटल में। और इसीलिए आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग लिगेंड पढ़ते हैं, लिगेंड। तो अमोनिया स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है कंपेयर टू फॉस्फीन। क्यों?
इसके लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा है और इसीलिए पानी में सॉल्युबिलिटी अमोनिया की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पानी में इसका लोन पेयर रिएक्ट कर जाता है। तो नाइट्रोजन के केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा। पानी में देखो क्या हुआ, अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर जाता है। कैसे? ये अपने लोन पेयर को देगा बच्चों, ध्यान से देखो, और इसे H+ ले लेगा, बन जाएगा NH4 + OH-, अपने लोन पेयर को दे दिया। क्यों? इसकी एनर्जी ज़्यादा है कंपैरिजन टू फॉस्फीन। आई एम नॉट टॉकिंग एब्सोल्युटली। सो ड्रैगो रूल समझ में आया। थर्ड और हाइयर पीरियड के एलिमेंट्स अगर ऐसे की से बॉन्ड बनाते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 या उससे कम है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। जैसे PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है लेकिन PCl3 में है। ये sp3 हाइब्रिड है और ये अनहाइब्रिड रह गया। क्लियर? इट्स ड्रैगो रूल। और इस वजह से PH3 लेस बेसिक है, उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। नीचे आने पर बॉन्ड एंगल सबका घटता है और मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया कि cos θ = S/S-1, या इसी को बोलते हैं हम लोग P-1/P। दोनों है, ये S करेक्टर बताएगा, ये P करेक्टर बताएगा, दोनों सॉल्व करोगे एक ही चीज़ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ड्रैगो रूल समझ में आ गया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और मज़ा आया होगा आपको। यस श्योर। चलिए अपना ध्यान रखिए, जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए, और अपने माता पिता का सुबह उठ के ज़रूर पैर छूइएगा। और मुझे जो आपने शायद मन ही मन प्रॉमिस किया होगा मेरी 2 बातों को, पहला पावर ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां करने की क्षमता, ताकत। गलतियां करना नहीं है, गलतियां हो गई तो उससे इस डर से काम न करें, ऐसा नहीं करना है। और दूसरा, एजुकेशन को फैलाना है, शिक्षा को सब तक फैलाना है, खासकर जो गरीब हैं, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए आपकी माँ हैं, उनको अगर नहीं पढ़िए पढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा करेंगे तो उनकी लाइफ में थोड़ी खुशहाली बढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।